Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fit and fine. We are studying unit number 11, that is organic chemistry, and today our topic is origin of coal, its different types, and what is destructive distillation. First of all, we will define coal. कोल क्या होता है, जिसको हम उर्दू लैंग्वेज में कोयला कहते हैं। मोस्टली घरों में जहाँ पर नेचुरल गैस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जिन इलाकों में गांव जो है देहात है हमारे, वहाँ पे मोस्टली कोयला जो है उसको बर्न किया जाता है कुकिंग वगैरह के प्रोसेस के लिए, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है। तो कोल क्या होता है, ये एक ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है डिफरेंट कंपाउंड्स का, और इन कंपाउंड्स के जो कंपोजिशन होगी उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मेन जो एलिमेंट्स हैं वो ये तीनों प्रेजेंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और कुछ और भी हो सकते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह। तो कोयला क्या है, ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर है वो डिफरेंट कंपाउंड्स का, जिनके मेन जो एलिमेंट्स हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जो कोल है इसका ओरिजिन क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कार्बोनाइजेशन की, मीन कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, वुड का कोयले में चेंज होना, दैट इज़ कार्बोनाइजेशन। अब यही इसका ओरिजिन है कोयले का। अगर हम इसका ओरिजिन जो है उसको स्टडी करें तो मिलियन ऑफ ईयर्स तक जो वुड है, जो ट्रीज़ हैं, वो बीनीथ अर्थ जो है ज़मीन के नीचे जब वो बड़ी हो जाते हैं और जो है इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, हाई प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं, तो वुड जो है वो कोयले में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन का। और ये कार्बोनाइजेशन का जो प्रोसेस है ये मिलियन ऑफ ईयर्स लेता है, जो वुड कोयले में चेंज होगा। मतलब ये फ़ौरन नहीं हो जाता, यानी शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, बल्कि काफ़ी लंबा अर्सा लगता है इस वुड को कोयले में कन्वर्ट होने के लिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, मीन कि उनको रिप्लेनिश होने के लिए, दोबारा जनरेट होने के लिए काफ़ी टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये जो कोल है ये भी एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का। अब डिफरेंट टाइप्स के जो कोल हैं वो प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टाइम जो है वो ज़मीन के नीचे भरी हुई हैं, यानी कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से कितने टाइम के लिए वो पास हुए हैं। फिर उनका मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंट हो सकता है, कार्बन कंटेंट डिफरेंट हो सकता है, उसमें जो डिफरेंट वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं उनकी कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है। मेन जो 4 कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, इन 4 कैटेगरीज में हम कोयले को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनका कार्बन कंटेंट क्या है, एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर कार्बन कंटेंट हम उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ पीट। इस कार्बन कंटेंट जो है वो 60% है। इसको हम इन्फीरियर क्वालिटी जो है वो कोल बोलते हैं। इसको मोस्टली किल मीन भट्टियों वगैरह में जो है वो जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज कम है, इसलिए हम इसको इन्फीरियर क्वालिटी कोल का नाम देते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ लिग्नाइट, और लिग्नाइट में 70% जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है। ये भी सॉफ्ट होता है, मीन के भी इतना कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से भी नहीं गुजरा, 70% इसमें कार्बन कंटेंट है, सॉफ्ट होता है। और इसको हम थर्मल पावर स्टेशंस में इस्तेमाल करते हैं। थर्मल पावर स्टेशंस में लिग्नाइट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ बिटुमिनस। इसमें 80% जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है। ये कॉमन वैरायटी है जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि विलेजेस में जहाँ पर गैस अवेलेबल नहीं है वहाँ पे लोग लकड़ी वगैरह जला के या कोयला जला के जो है वो कुकिंग का काम भी करते हैं, और भी जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए और जो रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी इसी से हासिल करते हैं। तो ये एक कॉमनली यूज जो घरों में इस्तेमाल होने वाला कोयला है दैट इज़ बिटुमिनस, और उसमें 80% जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है। लास्ट टाइप इज़ एंथ्रासाइट। इसको हम सुपीरियर क्वालिटी बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 90% प्रेजेंट है। ये सुपीरियर क्वालिटी कोल जो है इसमें 90% कार्बन है, और इसको जो है वो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो डिफरेंट हमारे अगर फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको रन करने के लिए भी जो कोयला इस्तेमाल होता है वो मेनली कौन सा होगा, एंथ्रासाइट। हमने कोल को डिफ़ाइन किया है
क्या होता है, फिर उसका ओरिजिन किस तरह क्या है, कैसे वुड जो है वो कोल में कन्वर्ट होगी, और डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो हमने कोयले के पढ़े हैं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट है आपके पास, ये टेबुलर फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल और इसकी जो परसेंटेजेस हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये आपको एमसीक्यू में या शॉर्ट या लॉन्ग किसी भी तरह से ये एग्ज़ाम्स में आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। अब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, जब कोल को स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में, मीन के ऑक्सीजन जो है वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ नाउन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब जब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है तो हमें पता है कि कोल में बहुत सारे जो हैं वो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगी, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो फ्यू मतलब इनऑर्गेनिक भी होते हैं जो कि बनेंगे। अब उसमें से कुछ जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे कि उनकी कंपोजिशन क्या है या उनका इस्तेमाल जो है फर्दर क्या है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो हमें मिलता है, दैट इज़ कोल गैस। कोल गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, इन डिफरेंट गैसेस का जो है वो एक मिक्सचर होता है। ये इनका मेन जो इस्तेमाल है वो इंडस्ट्री में है, या हम इनको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या एनर्ट एटमॉस्फेयर में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट मेटलर्जिक प्रोसेसेस में। अब मेटलर्जिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं, जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्योर फॉर्म में हमें जो कोई भी कंपाउंड है उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो जो हम प्रोसेसेस जो हैं या मेथड को फॉलो करेंगे इसको हम बोलेंगे मेटलर्जिक प्रोसेसेस। तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या इनर्ट एजेंट जो है हम इन डिफरेंट कंपाउंड्स को जो कि कोल में प्रेजेंट होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं मेटलर्जिक प्रोसेसेस में। नेक्स्ट कंपोनेंट इज अमोनिका लिक्योर। अमोनिका लिक्योर क्या है, लिक्विड से ये वर्ड है, अमोनिया का लिक्विड फॉर्म में मीन के सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर, इसको हम नाम देंगे अमोनिका लिक्योर का। अब ये जो अमोनिका लिक्योर है इसका मेन इस्तेमाल कहाँ है, इसको हम मोस्टली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इस अमोनिका लिक्योर का अगर हम रिएक्शन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ अमोनियम सल्फेट, दैट इज़ अ फर्टिलाइज़र। इस अमोनियम सल्फेट को हम फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करेंगे फील्ड्स में क्रॉप्स के जो है वो न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट प्रोवाइड करने के लिए। लास्ट कंपोनेंट है सेकेंड लास्ट, दैट इज़ कोल टार। अब कोल टार क्या है, ये ब्लैक कलर का लिक्विड होता है और ये मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, जो कि मोस्टली जो है वो एरोमेटिक होती हैं। एरोमेटिक की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी थी कि जिनका एक स्पेसिफिक अरोमा होता है, तो ये मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है कोल टार। अब ये जो कोल टार है, अब इसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं डिफरेंट, बहुत सारे कंपाउंड हैं लाइक बेंजीन, फिनॉल है, एनिलीन। तो इन डिफरेंट जो कंपाउंड्स को हम फिर फर्दर बहुत सारे चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक ड्रग्स, डाइज, एक्सप्लोजिव मटेरियल बनता है, उससे पेंट्स बनते हैं, वार्निशेस बनाए जाते हैं, डिफरेंट प्लास्टिक मटेरियल्स बनाए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह बनाए जाते हैं, यानी बहुत सारी और चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में फिर हम ये जो वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका इस्तेमाल करते हैं। पीछे जो एक ब्लैक रेजिड्यू बचता है कोल टार का, उसको हम बोलते हैं पिच। अब ये पिच क्या होती है, आप लोगों ने कभी रोड्स बनते हुए देखे होंगे, तो उस पर जो ब्लैक कलर का कि जो उसको आप उर्दू में लुक का नाम शायद देते हैं, तो वो सरफेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लैक रेजिड्यू है कोल टार का, उसको हम बोलते हैं ब्लैक, उसको हम पिच बोलते हैं। तो उसको हम रोड्स की सरफेसिंग के लिए और रूफ्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। लास्टली जो कंपोनेंट हमें मिलेगा दैट इज़ कोक। अब ये जो कोक है, ये इसमें भी 98% जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है।
98% कार्बन इसमें होता है। तो ये क्या है, अब जो ये डिफरेंट ये जो कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं तो जो पीछे रेजिड्यू बच जाता है उसको हम नाम देते हैं कोक का। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि जो वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं वो भी निकल गए और भी बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें जो है वो हमने यहाँ से जो है वो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल कर ली। अब ये जो पीछे कोक बचेगा जिसमें कि 98% जो है कार्बन प्रेजेंट है, इसको हम अब यूज़ करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अभी हमने मेटलर्जी प्रोसेस की भी बात की थी, वहाँ पे ये वाला कंपोनेंट भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे भी जो है मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। स्पेशली आयरन के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है कोक को, और जो कोक है उसको एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल हम करेंगे। ये था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, वो प्रोसेस जिसमें हम कोल को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और फिर उसके बाद जो डिफरेंट जो कंपाउंड्स बनते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद, उसको हमने वन बाय वन स्टडी किया। कोल गैस, अमोनिका लिक्योर, उसके बाद है कोल tar और लास्ट वन इज कोक। तो इन ये जो सारे आपके पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के ये कंपोनेंट हैं या इसका प्रोसेस है, ये भी एक सेपरेट लॉ के तौर पे आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि कोल जो है वो क्या होता है और उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है। वो इन डिटेल आपको फिर डेफिनेशन के साथ साथ ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, इनकी कंपोजिशन और इनके का जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ होगा, वो ये आपको इन डिटेल सारा जो है वो इसको लिखना पड़ेगा। आई होप आपने ओरिजिन ऑफ कोल, उसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं और उसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा आज के लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला का भी बहुत शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतना सेंसिबल बनाया है कि हम इस अपने बारे में जो हमारे जो है क्रिएशन का मकसद क्या है उसको भी समझ सकें, और इस दुनिया में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्स किस तरह से जो है उसका ओरिजिन क्या था और इसमें जो डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट हैं वो जो है उनकी हकीकत क्या है या वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। डेफिनेटली साइंस को भी स्टडी करना ही, नेचर को ही अंडरस्टैंड करना है। तो नेचर को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो डेफिनेटली हम इस नेचर को या इस यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले के और करीब हो जाते हैं। यानी साइंस को समझने से हमें अल्लाह ताला का और कुर्ब जो है वो हासिल होता है। अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।